वालेकुम, मेरा नाम आफ़ाक़ यूसुफ़ है। मैं आज आपको ब्रांड रिसर्च मैनेजमेंट के बारे में डिटेल्ड ब्रीफ करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च क्या होती है। रिसर्च इज़ टू एक्सप्लोर द रियलिटी। रिसर्च एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप कोई चीज़ की प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप वहाँ पे उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी रियलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्च करते हैं। रिसर्च को ये भी कहा जा सकता है कि रिसर्च इज़ अ ट्रैवल फ्रॉम अननोन टू नोन। मतलब एक ना वाकिफ़ चीज़ से वाकिफ़ होने को रिसर्च भी कहते हैं, कि इस सारे सफ़र को रिसर्च कहते हैं। अब कॉमन वर्ड्स में रिसर्च की डेफिनेशन देख लेते हैं, वो मैं आपको थोड़ी सी रीड करके बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम आफ्टर अ थ्रू आउट स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन फैक्टर्स। इसका क्या मतलब है कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक प्रॉब्लम का सलूशन को प्रॉब्लम को पहले फाइंड करते हैं, फिर उसके सारे एनालिसिस करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, एक प्रॉपर रिसर्च करने के बाद उसकी एक आप उसके सलूशन फैक्टर्स देते हैं। इस सारे प्रोसेस को रिसर्च कहते हैं। मतलब क्या, पहले आपने प्रॉब्लम फाइंड करनी है, फिर आपने उसके सारे उस प्रॉब्लम का अच्छी तरह एनालिसिस करना है, फिर आपने उसके सलूशन फैक्टर्स निकाल के एक सलूशन देना है। इस सारे प्रोसेस को रिसर्च कहते हैं। अब मैं बात करूँगा एक जिस तरह उसे कहते हैं कि एक बिज़नेस रिसर्च के बारे में, कि वेल नोन बिज़नेस रिसर्च की वो क्या होती है। उसको मैं आपको इसकी डेफिनेशंस रीड करके बता देता हूँ। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन द वर्क सेटिंग दैट नीड्स अ सलूशन। बिज़नेस रिसर्च उसे कहते हैं कि आप एक सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज एफर्ट करते हैं एक ऐसे मसले को जिसका हल दरकार है, आप उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, बिज़नेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम उसका हल निकालते हैं। इस सारे प्रोसेस को बिज़नेस रिसर्च कहते हैं। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। इसके 4 स्टेप्स हैं। क्लासिफिकेशन के 4 स्टेप्स हैं। अगर इनको देखा जाए फॉर लेवल 1 टू लेवल 4 तक अगर देखा जाए तो पहले एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव, टाइम डिमेंशन एंड इंक्वायरी मोड। एप्लीकेशन में पहले आ जाती है बेसिक एंड प्योर, और फिर इसमें आ जाती है अप्लाइड रिसर्च। बेसिक एंड प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। बेसिक एंड प्योर रिसर्च वो रिसर्च होती है। बेसिक रिसर्च जो ज़्यादातर जो मुझे समझ आई है वो ये होती है कि इसका लॉन्ग टर्म होती है। इसकी जो थ्योरेटिकल होती है, इसका कोई फ़ौरन सोल्यूशन नहीं निकलता। ये टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च होती है। और अप्लाइड रिसर्च इज़ डिज़ाइन टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस एम्ड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। क्योंकि अप्लाइड रिसर्च को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर करती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी वक्त, मतलब कि मौजूदा जो प्रैक्टिकल हो, अमली तौर पे उसी टाइम वो सारा कुछ अप्लाइड रिसर्च में आ जाता है। अब हम क्लासिफिकेशन रिसर्च की दूसरी स्टेप आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ऑब्जेक्टिव के साथ कैटेगराइज किया गया। वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है कि जो ऐसी रिसर्च जो पहले रिसर्च हो चुकी है, लेकिन वो एक अच्छी तरह से वेल रिसर्च नहीं है, उसमें कुछ खामियां रह चुकी हैं, उसको हम दोबारा से रिसर्च करते हैं। जब डिमांड आती है कि ये प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हुई, इसका अच्छे से सलूशन चाहिए, रिसर्च अच्छी नहीं हुई, इस सारी की एक्सप्लेनेशन को दोबारा एक्सप्लेन करने को एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च प्रिलिमिनरी रिसर्च होती है कि मतलब कि फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम के नेचर को देखने के लिए और उसके बाद में सलूशन देने के लिए। फर्स्ट स्टेप जो होता है रिसर्च में वो यही होता है एक्सप्लोरेटरी, कि हम एक नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं रिसर्च के थ्रू। अब हम क्लासिफिकेशन और रिसर्च के तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं, जो हमने कैटेगराइज किया था, और उसकी जो 2 टाइप्स कैटेगराइज की गई हैं। एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च वो होती है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्पेसिफिक टाइम पे की जाती है। लाइक इसकी एग्जांपल ये है कि लाइक आज हमारा सेमेस्टर शुरू है तो फैकल्टी के मेंबर्स आए हैं जो सर्वे करते हैं कि स्टूडेंट कैसा फील कर रहे हैं, तो वो आते हैं एक टाइम पे, वो रिसर्च करके चले जाते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ये होती है कि वो एक ख़ास मौक़ों पे की जाती है, कि आज जिस तरह वो आज आए हैं, जो मैंने आपको क्रॉस सेक्शन में बताई है कि वो एक सर्वे करके जाते हैं, वो एक दफ़ा कर जाते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में वो एक दफ़ा अब आते हैं, फिर एक मिड ऑफ द सेमेस्टर आते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, मिड ऑफ द सेमेस्टर आते हैं, और एक एंड ऑफ दिस सेमेस्टर आते हैं, एंड ऑफ द डिग्री आते हैं, एंड ऑफ द सेशन आते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक ख़ास मौक़ों पे की जाती है, कि आज जिस तरह वो आज आए हैं, जो सर्वे करते हैं, वो एक दफ़ा कर जाते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में वो एक दफ़ा अब आते हैं, फिर एक मिड ऑफ द सेमेस्टर आते हैं, और एक एंड ऑफ द सेमेस्टर आते हैं, एंड ऑफ द डिग्री आते हैं, एंड ऑफ द सेशन आते हैं, कुछ भी हो सकता है।
कुछ खास स्पेसिफिक पॉइंट्स पर आते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहते हैं। अब हम चौथे मोड पे आते हैं जो हमारा इंक्वायरी मोड है। इसमें भी 3 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, मिक्स्ड मेथड रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च आपको क्वालिटेटिव से ही वो आपको पता लग रहा होगा कि किस टाइप की रिसर्च है। ऐसी रिसर्च है जिसमें हम रिसर्च करते हैं वर्ड्स और मीनिंग्स पे, लाइक एज, जेंडर, एनी क्वालिटी जो के बारे में जो रिसर्च की जाएगी उसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहेंगे। इसी तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम आपको पता लग रहा है कि क्वांटिटेटिव ऐसी रिसर्च जो क्वांटिटीज़ से डिराइव की जाए, लाइक नंबर्स, एनीथिंग जो भी क्वांटिटेटिव में आता है, जैसे फ्यूल की माइलेज वगैरह सारा कुछ, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है जिसमें हम नंबर्स वगैरह से रिसर्च को ड्राइव करते हैं। अब हम आते हैं मिक्स मेथड रिसर्च की तरफ। मिक्स मेथड में क्वालिटेटिव रिसर्च भी आ जाता है और क्वांटिटेटिव रिसर्च भी आ जाता है, ये दोनों का मिक्सअप होता है, इसलिए मिक्स मेथड रिसर्च कहते हैं। यहीं पर हमारा पहला सेशन जो आज हम अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अब हम दूसरे सेशन की तरफ आते हैं। दूसरे सेशन में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात की गई है। जैसा आपको मैंने बताया, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या फ़र्क होता है। अब हम इसके डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। इस डिज़ाइन में क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पहले बात करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। पहला स्टेप है एलैबोरेट द थ्योरी। पहले हम थ्योरी को एलैबोरेट करेंगे, फिर हम डिवाइस हाइपोथेसिस करेंगे, उसके बाद हम डिवाइस मेजर कंसेप्ट करेंगे, सिलेक्ट रिसर्च साइट करेंगे, उसके बाद हम सिलेक्ट रिसर्च सब्जेक्ट करेंगे, उसके रिस्पोंडेंट्स करेंगे, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट करेंगे, लाइक इसको कहते हैं कि कलेक्ट डाटा करेंगे, उस पर डाटा को प्रोसेस करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे उस डाटा को, फिर डेवलप फाइंडिंग्स करेंगे, उस पर हम अपने कंक्लूजन्स देंगे, फिर राइट अप फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स, फिर हम उस पर अपना कंक्लूजन लिखेंगे कि हमें इस पूरे क्वांटिटेटिव रिसर्च के एंड पे हमें क्या पता लगा। अब हम कुछ वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है ऐसा वेरिएबल जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी पे डिपेंड करता है, लाइक कार इज़ डिपेंडेंट ऑन द फ्यूल प्राइस। अब मीडिएटिंग वेरिएबल ऐसे होते हैं, मीडिएटिंग वेरिएबल एक ब्रिज डेवलप करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में। मॉडरेटिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में एक रिलेशन हमें बताता है, इसलिए इसको मॉडरेटिंग वेरिएबल कहते हैं। अब हम डाटा कलेक्शन मेथड्स के बारे में बात करेंगे। हमारे पास 2 तरह के मेथड होते हैं, एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन होती है, एक सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन वो डाटा होता है जो फर्स्ट हैंडेड फ्रेश डाटा होता है, और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से लिया गया था या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो लिया जाए, सेकेंड हैंड डाटा होता है, उसे हम सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कहते हैं। प्राइमरी डाटा कलेक्शन के कुछ स्टेप नहीं, मतलब कि मेथड्स हैं कि हम किस तरह इसको कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्वेश्चनर डेवलप कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यू कर सकते हैं। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, वेबसाइट, जैसे मैंने आपको बताया, वेबसाइट्स होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, लिटरेचर होता है, प्रिंटेड मटेरियल होता है। अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस के बारे में बात करेंगे कि क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा कैसे किया जाता है। इन डेप्थ इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, इथोनोग्राफी की जाती है, एक्शन रिसर्च की जाती है, ग्राउंडेड थ्योरी की जाती है, केस स्टडीज़ होती हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, फोकस ग्रुप्स होते हैं। ये सारा कुछ क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता है। डाटा कलेक्शन मेथड जो है क्वालिटेटिव के वो यही है, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ऑब्जर्वेशंस, फोकस ग्रुप्स, डॉक्यूमेंट रिव्यू, इंटरव्यूज, ब्लॉग्स, इमेजेस, ईमेल्स, डायरीज, मिनट्स ऑफ मीटिंग, हिस्टोरिकल एविडेंस, वेबसाइट, डाटा फ्रॉम सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन। इसी तरह फोकस ग्रुप जो होते हैं उसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, डाटा शीट्स होती हैं, इंटरव्यूज में भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, डाटा शीट्स होती हैं, इमेजेस में पिक्चर्स होती हैं, ब्लॉग्स में वेब ब्लॉग्स होते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ कंटेंट्स होते हैं, ईमेल्स में एक्सप्लोरेशन ऑफ कंटेंट्स होते हैं, टाइमिंग्स होती हैं, कॉन्टेक्ट्स होती हैं, सारी चीज़ें डाटा कलेक्शन मेथड्स में यूज़ होती हैं। इसी के साथ ये दूसरा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अपने तीसरे सेशन की तरफ चलते हैं। अब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की तरफ आएंगे कि प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है।
एनी सिचुएशन वेयर गैप एग्जिस्ट बिटवीन एक्चुअल एंड अ डिज़ायर्ड स्टेट, मतलब कि किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे गैप क्रिएट हो जाए कि जो इस टाइम मौजूदा हालत है और जो आप आइडियल स्टेट चाहते हैं, उनमें अगर दोनों में गैप हो जाए तो ये आपकी प्रॉब्लम है। इसी तरह थ्योरेटिकल गैप्स होते हैं और प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे एक टर्म जो है सिम्टम्स वर्सेस प्रॉब्लम्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट सिम्टम्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर नॉट आइडेंटिफाइड एज द रियल प्रॉब्लम, मतलब कि जो प्रॉब्लम की अलामात होती हैं वो रियल प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी रियल प्रॉब्लम नहीं होती। दिस अप्रोच विल हेल्प यू टू गेट द रूट कॉज, द मोस्ट बेसिक कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम। एक सैम्पल, इसी तरह हम एक सैम्पल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो है प्राइवेट बैंक में एम्प्लॉयज़ हैं जो अपनी जॉब्स के साथ ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि उनका अपने काम पे कंट्रोल नहीं है। मोर एवर दे हैव इश्यूज़ विद द लीडरशिप, उनका लीडरशिप के साथ इख्लाफात रहते हैं, उनको उनसे इश्यूज़ हैं। अब ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है, इसमें से कुछ रिसर्च क्वेश्चंस निकल सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं कि वो क्या हिडन फैक्टर है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जॉब्स के साथ सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये निकल सकता है कि वाई द लीडरशिप इज़ नॉट प्लेइंग एन इफेक्टिव रोल टू रिटेन देयर एम्प्लॉयज़, मतलब कि लीडरशिप क्यों एक इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर रही अपने एम्प्लॉयज़ की वर्क फोर्स को रिटेन करने के लिए। एक तीसरा क्वेश्चन ये भी निकल सकता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप स्टाइल्स एंड एम्प्लॉयज़ सेटिस्फेक्शन। एक आपको मैंने सैम्पल प्रॉब्लम बताई, उसमें से ये 3 क्वेश्चन निकल आए हैं रिसर्च क्वेश्चन, जो और भी निकल सकते हैं लेकिन ये आपको मैंने अभी सैम्पल के तौर पर बताया है। अब इसी सैम्पल प्रॉब्लम के जो कुछ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने सैम्पल प्रॉब्लम देखी है, इसके अब हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है क्या, हमने इसकी सोल्यूशन में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। सबसे पहले हम ये एग्जामिन करेंगे, हिडन फैक्टर को एग्जामिन करेंगे कि एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब से क्यों सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा हम उस रीज़न को इन्वेस्टिगेट करेंगे जहाँ पे लीडरशिप अपना इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही एम्प्लॉयज़ की वर्कफोर्स को रिटेन करने के लिए। तीसरा हम ये एग्जामिन करें लीडरशिप स्टाइल और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के अंदर जो रिलेशनशिप है, जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो उसको एग्जामिन करेंगे। हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जो है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या होती है? मार्केट रिसर्च इज़ अ प्रोसेस और डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ अ न्यू सर्विस और प्रोडक्ट थ्रू रिसर्च कंडक्टेड डायरेक्टली विद पोटेंशियल कस्टमर। मतलब कि मार्केट रिसर्च, मैं आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि मार्केट रिसर्च ये होती है कि हम एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसके पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढते हैं रिसर्च के थ्रू। के हम पहले उस एरिया में या जहाँ पे अपने एक नया प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करनी है, वहाँ हम रिसर्च करते हैं कि वहाँ पे उस सर्विस और प्रोडक्ट का वहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर है भी कि नहीं। उस सारी रिसर्च को हम मार्केट रिसर्च कहते हैं। मार्केट रिसर्च अलाउज अ कंपनी टू डिस्कवर द टारगेट मार्केट, मतलब कि मार्केट रिसर्च जो है कंपनी को अपनी टारगेट मार्केट ढूंढने के लिए मदद करती है कि वो कैसे अपनी टारगेट मार्केट ढूंढ सकती है कि जिनको उन्होंने अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट बेचने हैं। ये सारा काम मार्केट रिसर्च के थ्रू हो सकता है। मार्केट रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड मार्केटिंग डिसीजन। मतलब इसका मतलब ये है कि सारा प्रोसेस करने के बाद मार्केट रिसर्च हमें एक फाइनल डिसीजन पे लाती है कि इस एरिया में या इस पर्टिकुलर जगह पर, शहर में, कोई भी चीज़ जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं, कि यहाँ पे हमें एक डिसीजन इन द एंड मिल जाता है कि हमें यहाँ पे लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो वहाँ लॉन्च कर देते हैं, नहीं करना चाहिए तो वहाँ लॉन्च नहीं करते। अब हम बात करेंगे कि मार्केट रिसर्च के फ़ायदे क्या होते हैं हमें। ये एक बिज़नेस को अपनी पोजीशन को ताकतवर बनाने में हेल्प करता है। ये इन्वेस्टमेंट जो हम बिज़नेस पे या प्रोडक्ट लॉन्च करने में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिस्क कम हो जाता है कि हमें पहले ही पता लग जाता है कि यहाँ पे वो कस्टमर है कि नहीं है। इट आइडेंटिफाइज पोटेंशियल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि हमें पता चल जाते हैं यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर है कि नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ निकलनी है कि नहीं निकलनी। It facilitates strategic planning. It helps in spotting emerging trends. ये भी आपको साफ पता लगेगा कि emerging trends जो यहाँ पे कैसे नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, तो उससे पता चल जाता है। ये मार्केट सर्च जब हम करते हैं हमें सारा कुछ पता लग जाता है। दोबारा से मैं आपको
मार्केटिंग रिसर्च के स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। पहले हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर हम एक कंक्लूजन पे रीच कर जाते हैं। उसके बाद हम अपनी रिसर्च को इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि हमें डिसीजन मिल जाता है कि यहाँ पे जिस बारे में रिसर्च की गई है कि वो यहाँ पे वो चीज़ें करना बेहतर है कि नहीं है। अब मैं कुछ रिसर्च फर्म्स के बारे में जो बात करूँगा जो पाकिस्तान में है, मैं आपको मालूम एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको बता दूँगा कि कौन कौन सी रिसर्च फर्म्स जो हैं पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं, जो यहाँ पे रिसर्च करती हैं। फोरसाइट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है, गैलप पाकिस्तान है जो सर्विस करते हैं, जो पॉल्स करते हैं। इंटरनेशनल फील्ड एंड टैब पाकिस्तान है, आरिस कम्युनिकेशन है, मार्केमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, मार्केट रिसर्च ब्यूरोक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड है, डायनेमिक रिसर्च कंसल्टेंट्स हैं, आइपसोस पाकिस्तान है, इंटरनेशनल रिसर्च फोर्स है, एक्सेस कॉस्मेट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, इंटरनेशनल फीड एंड टैब है, SB&B मार्केटिंग रिसर्च है, समर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये सारी फर्म्स जो हैं पाकिस्तान में आपको रिसर्च करके दे देती हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा चौथा सेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग के आपको मैं डेफिनेशंस बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। डिज़ाइन थिंकिंग कैन बी डिफाइंड एज एन इफेक्टिव अप्रोच दैट इज़ कंसर्न विद सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ यूज़र फ्रेंडली वे. It provides a way to understand the customer needs and give them solutions. It is deemed as a solution-based approach to solve the issues and raised by customers by creating unique ideas. अब इसका ये मतलब है कि डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं यूज़र फ्रेंडली वे। फिर यूज़र फ्रेंडली जैसा वो चाह रहा होता है हम उस तरीके से उसको हल करते हैं। ये हमें एक रास्ता दे देता है कि हम कस्टमर की नीड और को समझें, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन दें। ये इस सारे प्रोसेस को डिज़ाइन थिंकिंग कहते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं जो जिनके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। वो 5 स्टेप्स होते हैं। जो पहला होता है वो एम्फसाइज़ करना होता है, उसके बाद हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद हम आइडिएट करते हैं, फिर प्रोटोटाइप करते हैं, फिर उसके बाद 5वां जो एंड द लीस्ट टेस्ट। फर्स्ट स्टेप में एम्फसाइज़ का मतलब ये है कि हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर डिफ़ाइन में उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और हम एक प्लान जनरेट करते हैं। आइडिएट में उसकी इमेजिन रिसर्च बना लेते हैं कि हमने इसको किस तरह रिसर्च करना है। प्रोटोटाइप में हम उसको क्रिएटिविटी के तौर पे हम उसको एक क्रिएट कर लेते हैं। फिर टेस्ट में जब हमारा सारा कुछ हो जाता है हम उसको रिव्यू एंड रिवाइज करते हैं ताकि इसमें कोई गलती या कोई कमी वगैरह रह गई है तो हम उसको दोबारा से करते हैं। दो तरह की डिज़ाइन थिंकिंग होती है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है और एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को टू दी वर्ल्ड तक हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा स्कोप में हमें एक्सपैंड करने की देती है। जो है ये थिंकिंग होती है मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं यानी विदाउट बीइंग ट्रैप्ड बाय द ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स और प्री डिटरमिन्ड कॉन्स्ट्रेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग इसी के बिल्कुल डेरिवेटिव है कि अलाउ अस टू नैरो डाउन द मतलब कि जो डिवर्जन में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ गए हम उसको नैरो डाउन एक कंपाइल के तौर पे करते हैं, उसको हम आइडियाज़ को जनरेट करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाली है हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम इंस्पिरेशन की बारे में बात करें। इंस्पिरेशन इज़ अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी दैट सिमुलेट्स द क्वेस्ट फॉर solution. It start with a broad problem or what is called as design challenge. आपको समझ आगे होगी कि इंस्पिरेशन एक प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी होती है जो स्टिमुलेट कर देती है सॉल्यूशन की तरफ। इट स्टार्ट विद मतलब कि बड़ी प्रॉब्लम के साथ ये शुरू होती है एंड और व्हाट इज़ कॉल्ड इसको हम डिज़ाइन चैलेंज भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे आइडिएशन के बारे में। आइडिएशन इन्वॉल्व्स जनरेटिंग एंड डेवलपिंग न्यू आइडियाज़। ये जनरेटिंग और डेवलपिंग न्यू आइडियाज़ में इन्वॉल्व होते हैं मतलब कि हम इंस्पिरेशन के प्रोसेस में होते हैं। तो जब वहाँ पे न्यू आइडियाज़ हमें आते हैं तो वहाँ से जो हम न्यू आइडियाज़ को गेन करते हैं उस सारे प्रोसेस को हम आइडिएशन कहते हैं। हम ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे। जो ज़्यादा मतलब कि जो 2 ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक जो रिसर्चर्स यूज़ करते हैं इंस्पिरेशन फेज़ में वो एक ऑब्जर्वेशन होती है और एक इनसाइट डेवलपमेंट होती है। ऑब्जर्वेशन इज़ द एक्शन ऑफ क्लोजली
monitoring the behavior and activities of customer in their own environment. Observation is essential for gathering facts and developing the most interesting insights. अब हम बात करेंगे इंटरव्यू क्या होता है. इंटरव्यू अ पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन और डिबेट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड. इसका मतलब ये है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन इंटरेक्शन होती है और डिबेट होती है एक बंदे में, मतलब कि दो बंदों में, और या उससे ज़्यादा इंडिविजुअल में भी बात होती है. एक स्पेसिफिक पर्पस उनके दिमाग में होता है, उस पर बहस होती है, ये बात होती है, उसको इंटरव्यू कहते हैं. टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कुछ टाइप्स होती है इंटरव्यू की. देर आर several types of interview that are followed: telephonic interview, email interview, ethnographic interview, one-on-one interview, group interview, focus group interview, depth interview, projective techniques, informal conversational techniques, standardized interview एंड क्लोज फिक्स रिस्पॉन्स इंटरव्यू. ये टाइप्स हैं कुछ इंटरव्यूज़ की जो आपको बता दिए हैं. ये आपको वर्ड टू वर्ड पता चल रही है कि किस टाइप के इंटरव्यूज़ हैं. हम मोड्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में बात की जाएंगे कि कितने किस्म के इंटरव्यू के मोड होते हैं. स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. स्ट्रक्चर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसके बाद एक क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे सेम ऑर्डर में इंटरव्यू से क्वेश्चन करता रहता है. या वो सेम ऑर्डर में क्वेश्चन करता रहता है या वो सारे अपने क्वेश्चंस पहले ही इंटरव्यू को दे देता है कि वो ये क्वेश्चंस पूछेगा, आप इसको प्रिपेयर कर लें, या ना करें वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन वो पहले से ये सारे स्ट्रक्चर में. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो थोड़ा टफ इंटरव्यू होता है उसमें जो इंटरव्यू होता है वो एक फ्री होता है. कन्वर्सेशन को किसी भी साइड पे लेके जा सकता है, या स्टार्ट से एंड पे भी ले जाते हैं या एंड को स्टार्ट पे ले जाता है, ऐसे भी कर सकता है वो. सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में होता है ये दोनों, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इंटरव्यू का एक मिक्सअप है. यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड वे भी होती है, स्ट्रक्चर्ड वे इंटरव्यू भी होते हैं. अब हम एम्पैथी मैप के बारे में बात करेंगे. एम्पैथी मैप क्या होता है? एम्पैथी मैप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के से लेके उसके किसी पर्सन के दिमाग के बारे में, मतलब कि सारा वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, इसके बारे में आपको मैं स्टेप्स बताता हूँ, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ. जब उसकी प्रॉब्लम को से लेके उसको एंड सोल्यूशन देते हैं उसमें एम्पैथी मैप में हम एक डिज़ाइन कर लेते हैं. एम्पैथी मैप में पहला प्रोसेस ये होता है कि हमारा जो जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो पहले वो क्या कहता है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या फील कर रहा है, उसको वो क्या कर रहा है. फिर हम उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं. फिर हम उसे बताते हैं कि उसकी क्या ज़रूरियात हैं और वो क्या ज़रूरियात हैं. फिर हम उसके मुताबिक उसके इंसाइट्स देते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं. ये सारा कुछ एम्पैथी मैप में ड्रा किया जाता है. इसके बारे में ब्रीफली बहुत ज़्यादा अगर बताया जाए तो वो टाइम गेनिंग प्रोसेस है, तो उसके लिए एक अलग से सेशन रखना पड़ता है एम्पैथी मैप को सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए. अब हम बात करेंगे कि एक प्रॉब्लम को रीफ्रेम कैसे करते हैं. पहले हम नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि नीड्स क्या होती हैं. नीड्स आर ह्यूमन इमोशनल एंड फिज़िकल नेसेसिटीज़. नीड्स है इंसान की इमोशनल और फिज़िकल ज़रूरियात हैं. इसी तरह अगर हम इंसाइट्स को आइडेंटिफाई करें, इंसाइट इज़ अ रिमार्केबल रियलाइजेशन दैट यू कुड लेवरेज टू बिटवीन रिस्पॉन्ड टू डिज़ाइन चैलेंज. मतलब कि प्रॉब्लम में हम कैसे इसको इंसाइट्स करते हैं. हम बात करेंगे कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है. A point of view is your framing of design challenge into an actionable statement that will allow you to ideate in direct manner by creating how might we, in short form HMW, question based on POW. इसी के साथ हम यहाँ पे अपना सारा ये सेशन ख़त्म करते हैं. आई होप कि आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैं इतना अच्छा समझा नहीं पाया हूँगा, लेकिन आपको थोड़ी सी बहुत समझ आ गई होगी. यहीं पे हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.